बहुत सिंपल समझना, जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है रोटेशनल मोशन। क्या है? हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रोटेटिंग बॉडी। किसकी बात कर रहे हैं? देखो, ट्रांसलेटरी मोशन तक कहानी अलग थी। क्या बोला मैंने? बिल्कुल कहानी अलग थी। लेकिन जैसे ही मैं अब बात करता हूँ रोटेशनल मोशन, किसकी बात करता हूँ? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको जानने की बहुत इच्छा होती है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब जिस बच्चे को भी ट्रांसलेटरी मोशन अच्छे से आता होगा उसको रोटेशनल मोशन भी अच्छे से ही आ जाएगा। लोग कहते हैं टफ है, टफ नहीं मानता मैं उसे। अगर आप कंपेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अगर आपका कंपैरिजन करने का बुद्धि बहुत बढ़िया है तो आप उसको बहुत बढ़िया करोगे। देखो क्या है, बताता हूं, सुनो। मैंने कहा मान लो देयर इज अ बॉक्स। क्या बोला मैंने? समझ गए? ये यहां पे था, इनिशियल लेवल पे था। ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। क्लियर है बेटा? अच्छा, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया? इस एक्सटर्नल फोर्स से क्या मिला? आपके एक्सटर्नल फोर्स से क्या मिला? इसको एक एक्सेलरेशन मिला, क्योंकि कुछ तो मास इसका होगा। बोलो हाँ ना? इसका कुछ तो मास होगा तो ये इस तरफ एक एक्सेलरेशन से चला। बोलो हाँ ना? अब अगर एक्सेलरेशन आया तो मतलब कि वेलोसिटी भी आई होगी, तो मतलब वेलोसिटी भी मिला। बोलो हाँ ना? और ये बॉडी यहां से, बोलो, यहां आ गया। क्लियर? अब अगर मैं मान रहा हूं कि ये बॉडी जो है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? क्योंकि कोई चीज बनता है, ब्लॉक बनता है, तो देयर इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे यार, बहुत सिंपल है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर बना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें इस तरह का एक पार्टिकल है जिसका नाम है ए। क्या नाम है? और एक यहां पे है जिसका नाम है बी। क्या नाम है? और इसका नाम है सी। क्या नाम है? सी। तो ये पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन यही है। इस पार्टिकल का अपना मास भी होगा। अरे बोलो हाँ ना यार? अगर मैं मान लेता हूं कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, तो हमने क्या करा? ट्रांसलेटरी मोशन करा, इसको यहां पहुंचा दिया। तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन कहां था? इसका देखो, इसका यहां था। बोलो हाँ ना? बोलो, इसका नाम ए ही था। बोलो हाँ ना? इसका मास m1 है, ये वाला b है और इसका मास m2, और ये वाला c है, इसका मास m3। बोलो हाँ ना? तो देखो, जो इससे इसकी दूरी होगी, इससे इसकी मैं डॉटेड बना रहा हूं, इससे इसकी जो दूरी होगी, बोलो हाँ ना? अगर मैं इसको a डैश बोलूं, इसको b डैश बोलूं, इसको c डैश, तो क्या a और a डैश की जो दूरी होगी वही दूरी क्या होगी? b और b डैश की। देख रहे हो? और वही किसकी होगी? c और c डैश। तुम्हें ध्यान से दिख रहा है? बोलो हाँ ना यार? सेम दूरी दिख रही है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। क्या है? ये ट्रांसलेटरी मोशन है। क्लियर है? हाँ या ना? अब आपने क्या करा कि एक बॉडी आपकी ऐसी थी, ठीक है, और आपने इसे अब किसी ओमेगा से घुमा दिया। किसे घुमा दिया? ओमेगा। अब ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। मैंने क्या कहा था कि सब कुछ इसमें मिलेगा, बस नाम के पीछे थोड़ा सा टाइटल लग जाएगा, और वो टाइटल है एंगुलर। क्या है? एंगुलर। अब ये ओमेगा चला। बोलो हाँ ना? तो ये एक टाइम बाद ऐसा हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो अगर मैंने कहा कि एक पोजीशन ले लो। क्या ले लो? एक पोजीशन। हाँ, इस पोजीशन पे ये ऐसा रहा। क्लियर है? तो उस वक्त ये ओमेगा से घूम रहा होगा इस तरह से। अरे बोलो है ना? तो अगर मैंने कहा ये वाला पार्टिकल ए है, बीच में ले लिया। बोलो है ना? तो ये पार्टिकल ए है। अरे बोलो है ना? मैंने कहा ये वाला बी है, तो ये वाला भी बी होगा, और ये वाला अगर सी है तो ये वाला भी सी होगा। तो बताओ अब क्या ए और ए डैश, बी और बी डैश, और सी और सी डैश की वैल्यू क्या सेम होगी? अब ऐसा नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो? सेम होगा? बस दिमाग पे डर।
डायग्राम साफ साफ दिख रहा है? अब नहीं होगा, क्या होगा? अब नहीं होगा ना? हाँ या ना? तो ट्रांसलेटरी मोशन में और रोटेटरी मोशन में यही फर्क है। क्या बोला मैंने? रोटेशनल मोशन। क्या बोला मैंने? रोटेशनल मोशन। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा और गंभीरता समझते हैं कि रोटेशनल मोशन होता क्या है ना? समझो सर, सर्कुलर मोशन पढ़ा था हमने सर। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? क्या बोला मैंने? सर अगर कोई बॉडी घूम के आ जा रहा है तो सर इसे तो हम सर्कुलर मोशन कहते थे। सर ये भी तो रोटेशनल मोशन ही है। अरे बोलो हाँ ना यार, तो दिक्कत तो नहीं है ना? कोई चीज घूम के आ जाना रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, क्या कहेंगे? ये आपका सर्कुलर मोशन है। क्या है? सर्कुलर मोशन। तो सर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक ही बात है क्या? तो मैं कहता हूँ कभी हाँ कभी सास भी बहू थी, वही वाला कॉन्सेप्ट। इधर सुनना क्या है, क्लियर है? अब देखो, अब बहुत सिंपल समझाऊंगा, समझना। कोई बॉडी यहां से चला तो आर था, क्या था? थोड़ी देर बाद ये यहां आ गया तो भी आ रहा, यहां आ गया तो भी, यहां आ गया तो भी, यहां आ गया तो भी, हर जगह आर है। बोलो है ना? यहां भी आ गया तो वापस घूम के यहां भी आ गया तो बेटा ये सर्कल मोशन है। क्या है? ये सर्कुलर मोशन। बोलो है ना? और हाँ, क्योंकि जहां से चला था वापस वहीं आ गया, और चूंकि ये रोटेट कर रहा है इसलिए ये सर्कुलर भी होगा और रोटेशनल भी होगा। क्लियर है? हाँ है ना? हाँ सर। अब आप सुनना, इस तरह की कोई बॉडी है। क्या बोला मैंने? बॉडी। अब इसको मैं घुमा रहा हूँ ओमेगा से। हाँ है ना? हाँ सर। सो क्या हर जगह पे रेडियस सेम होगा? बोलो। नो सर। सुनना, बोलो हाँ ना? हाँ सर। नहीं है ना सेम? रेडियस हर जगह क्या है? सेम नहीं है। मैंने एक मार्कर लिया, इसको ऐसे घुमाया, सर्कल हो गया। हाँ सर। मैंने ऐसे देखा, अब देखो यूं वापस आया ना, बट कौन सा मोशन करके आया? ये रोटेशनल है। वापिस अपनी जगह को आ जाना, वापिस अपने पोजीशन को पहुंच जाना, रोटेशनल है। अरे हाँ या ना? रोटेट कर रहा है। क्लियर है? कर रहा है ना? यस सर। तो लिखोगे कि ऑल सर्कुलर मोशन, क्या बोलोगे? ऑल सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल मोशन। क्या बोलोगे? रोटेशनल मोशन। सही बात है। तो जो सर्कुलर है वो तो रोटेशनल है। और सर्कुलर की कंडीशन क्या है? रेडियस क्या होना चाहिए? सेम। जो भी बॉडी रोटेट कर रही है उसका क्या रेडियस क्या होना चाहिए? सेम। रेडियस चेंज? ऑल सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल या आर रोटेशनल मोशन। बोलो है ना? आपको ग्रामर मत सिखाना लगना मुझे। मैंने बोला ऑल सर्कुलर मोशन आर रोटेशनल मोशन, बट क्या ऑल रोटेशनल मोशन आर सर्कुलर मोशन? नो सर। हाँ है ना? समझ में आई बात? कौन सा रोटेशनल सर्कुलर होगा? जिसका आर सेम होगा। बात समझ में आ गई बात? तो ऑल रोटेशनल मोशन आर नॉट बी सर्कुलर। बोलो है ना? जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, इट मे बी और नॉट। बात समझ में आ गई? तो जो हमने सर्कुलर पढ़ा मोशन ऑफ प्लेन में वो अलग था, और अब ये जो हम पढ़ेंगे ये अलग पढ़ेंगे। इसमें हमको समझाता हूं टू द पॉइंट, समझना क्या क्या हो सकता है। सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा सा मजे दे रहा हूं। इधर आओ। अगर मैं बात करूं ट्रांसलेटरी मोशन, इसी बात करूं ट्रांसलेटरी मोशन, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, है ना? और ये आपका है रोटेशनल मोशन। क्या है? तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, है ना? एक नया चीज भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। नया चीज क्या? बेसिकली आपको दोनों कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। क्या बोला मैंने?
ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन। बात समझ में आ रही है? बट ये आपके एक्चुअली कई जगह सिलेबस में है, कई जगह नहीं, तो मैं आराम से कराऊंगा, पर कराऊंगा ये भी। क्लियर है? अब सर इसका एग्जांपल, भाई आपके कार का व्हील, क्या बोला मैंने? अरे कार का व्हील देखा है? एक तो एक घूमता भी है और यहां से यहां भी जा रहा है। नहीं आया तो ये रोटेशन मोशन भी कर रहा है साथ में। क्लियर है? चलो, तो ये भी हमारे चर्चा का विषय है, बट परंतु अभी नहीं है। क्या बोला मैंने? हाँ, सत्य क्या है? मृत्यु होगा एक दिन सबका, नहीं? हाँ, समय आएगा तो होगा ना। हाँ, तो जब समय आएगा तभी पढ़ाएंगे। क्लियर है? अब आए ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है? अब देखो, क्या यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या इसको नॉर्मली आप एक्स बोलते हो? कुछ लोग एस बोल देते हैं। हाँ या ना? मुझे ज्यादा पसंद एक्स है। कौन है? हाँ, आप बोलोगे सर फिर एक्स क्यों? क्योंकि बेटा एस तो मेरा ही नाम है ना। ऐसे सुशांत नहीं होता क्या? होता है ना। तो मैं खुद को थोड़ी ना पसंद करूंगा, तो कुछ ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए एक्स को ही पसंद कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, जब ऑप्शन ना हो तो एक्स ही अच्छी, मतलब एक्स ही बढ़िया होता है। तो देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अब ये लीनियर है, रोटेशनल में क्या हो जाएगा बताओ? एंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये तो पता है ना क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? हाँ, इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? रेडियन। क्या हो जाएगा? हाँ, बात पता है ना भाई। एक सर्कल अगर चला है तो 2 पाई आता है। अरे यार, हाँ, तो 2 पाई इक्वल्स टू 360 होता है ना। तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। पता है ना ये बात? हाँ, तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और बी पहुंच गया, बोलो हाँ ना, तो ये जो चला, ये थीटा चला, से क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब इन दोनों का एक रिलेशन भी आएगा। क्या आएगा? मैं वो भी कराऊंगा, बस अभी सुनते रहे, हमारा मकसद ये नहीं। क्लियर है? अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया और इधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या पैदा करते हैं भाई साहब? मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अगर है तो लीनियर वेलोसिटी भी आ जाएगा। वेलोसिटी कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना। देखिए ध्यान से, लीनियर वेलोसिटी को v बोलते हो। क्या बोलते हो? और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ एंगुलर क्या है बताओ? एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं? ओमेगा। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आसान है। इसका मतलब ये है कि अगर v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है ना। अरे बोलो है ना। v कौन सा? इंस्टेंटेनियस। कौन सा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx बाई dt। नहीं आया? हाँ है ना। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है, क्या बोला? हाँ, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो जो एवरेज वेलोसिटी आता है वो क्या आता है बताओ? v प्लस u बाई 2। बेटा अगर एक्सेलरेशन, क्या बोला मैंने? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, क्या कांस्टेंट हुआ? लिख लेना, व्हेन a इज कांस्टेंट तो v प्लस u बाई 2। क्या ये भी आता है? अरे यार ये भी आता है ना। बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, हालांकि मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फिर मैं चला जाता हूँ ज्यादा डीप में, फिर आप लोग कह देते हो भैया हमें तो कुछ और पढ़ना है, पर क्या करें। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? ओमेगा क्या आ जाएगा बोलो? डी थीटा बाई dt। समय बदलने पे ही सब कुछ होगा। ठीक है ना, समय को बदल, समय को रिप्लेस। हाँ, तो जिंदगी में जब भी बनो तो समय बनो किसी का, ताकि को रिप्लेस कर देना। और कैसा समय बनो? अच्छा समय बनो। कोई चाह के भी, हाँ, कोई आपसे मिले, जैसे मिलने आए आईफोन एक गिफ्ट कर दो। नहीं, क्यों? उसकी चाहत हो अगले हफ्ते मिले, अगले हफ्ते मिलने आए तो एप्पल वॉच गिफ्ट कर दो। मतलब जब भी किसी से मिलो
जब भी किसी की लाइफ में रहो तो कैसे बन के रहो? समय। और समय कैसा? अच्छा, जो आपको छोड़ ना पाए, है कि नहीं यार? हाँ, पर आप समय की बराबरी तो नहीं कर सकते, समय समय है कि नहीं यार? एक बच्चा पूछा सर मैं नाम ही समय रख लूं तो नाम रखने में और समय होने में फर्क है, बोलो हाँ यार? चलो, तो ओमेगा क्या डी थीटा बाई dt, तो थीटा का आता है रेडियन और टाइम का आता है सेकंड, इसलिए इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। तो वेलोसिटी ऐसा बोला है ना। अब आएगा लीनियर एक्सेलरेशन, क्या आएगा बेटा? लीनियर, इसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं? और इसका यूनिट हम निकालते हैं, चलो बताएंगे नहीं। ए होगा dv बाई dt, बताओ v क्या होता है? मीटर, टाइम क्या होता है? सेकेंड, इट गिव्स व्हाट? नहीं, या आता है मीटर पर सेकेंड, है ना? है ना? और ये सेकेंड है, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर यूनिट बन जाएगा इसका एक्सेलरेशन का। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा इंस्टेंटेनियस। क्या बनेगा? इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? तो बताओ बच्चों, इधर क्या आ जाएगा? बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड ए। और ए क्या होगा बताओ? सॉरी, अल्फा। क्या आएगा? अल्फा। ये बात सलक है, खुद ही रिपीट कर देते हैं वही चीज, है ना? हो जाता है अल्फा। अल्फा क्या आता है बताओ? यूनिट क्या आएगा अल्फा का? बताओ बताओ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात? हाँ, क्लियर? क्या करेंगे इसको? अल्फा इक्वल्स टू बी ओमेगा बाई डी, बोलो हाँ ना? अब अगर मैंने कहा व्हेन ए इज कांस्टेंट, मैंने क्या लिखा? अगर मैंने दिया कि व्हेन ए इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो दिस इज कॉल्ड, बताओ, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला? बोला ना? और इट गिव्स v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीनों तब आएगा जब क्या हो? a हमारा कांस्टेंट हो। समझ गए? अरे हाँ है ना? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। देता हूं, v क्या है अपना? फाइनल वेलोसिटी। और बताओ u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है? s a क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इसका यूज कतई भी नहीं करोगे। क्लियर है? अरे हाँ है ना? तेरे लिए कुछ नया तो नहीं है ना? नया है भी तो कोई बात नहीं, देख ले। एस यहाँ किया है डिस्प्लेसमेंट। क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन और पोजीशन। समझ रही बात? चल इधर आओ। अब यहाँ लिख दोगे मैं सेम कि व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, है ना? अब अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या कहेंगे इसको? सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। ये क्या आएगा? ट्रांसलेटरी मोशन, हाँ है ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ बताओ? v के बदले यहाँ क्या आता है? ओमेगा, और u के बदले ओमेगा नॉट। लिख लो, ओमेगा इज कॉल्ड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या होगा बताओ? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। बोलो है ना? अल्फा क्या जाएगा? कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। और थीटा क्या जाएगा बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा नॉट प्लस ए के बदले अल्फा टी। बेटा ये भी ड्राइव करने को आ जाता है सीबीएसई में और नीट में और जेई में। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार बच्चे प्रैक्टिस सिर्फ इस पे करते हैं, कई बार इस पे भी आ जाता है। बताओ, अब एस की जगह यहाँ थीटा आएगा, यू की जगह ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, ए की जगह अल्फा, टी का स्क्वायर, 2 एज इट इज, ए के बदले अल्फा, एस के बदले थीटा, नहीं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? ये सब हम यूज करेंगे। इधर देखो बेटा, बात नहीं, ये यूज करेंगे हम कहां तक? ए तक। ठीक है? तो ए भी हो गया और अल्फा भी हो गया।
बेटा इसे मैं ड्राइव भी करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, दोनों में एक साथ ड्राइव करा दूंगा, क्लियर है? कैलकुलस मेथड से ड्राइव होगा। सर ये वाला क्या ग्राफिकल मेथड से ड्राइव हो सकता है? पॉसिबल तो है, बिल्कुल होता है, बट आपको इस सिलेबस में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, बोलो है ना? बट किस दिन मैं अच्छा मूड बना करा दूंगा। देखो यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके आगे मैं इसे थोड़ा सा हटा दूं। बस आपको थोड़ी कंडीशन याद दिला रहा था कि जब यहां भी ऐसा करेंगे तो रोना मत, ये क्या कर दिया भाई। तो ये 3 इक्वेशन समझ में आ गई बात? अरे हाँ है ना? चलो अगला क्या है? 3 कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट कर लिया, वेलोसिटी कर लिया, और आगे लीनियर मोमेंटम। याद आया? हाँ, लीनियर मोमेंटम क्या होता था? P कैसा होता था? वेक्टर। तो अभी क्या होगा? वेक्टर। ये क्या होता था? M इंटू V। हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? अच्छा अब सुनना, लीनियर में हम मास यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मास। और एंगुलर में कब? रोटेशनल में क्या हम यूज करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या यूज करते हैं? रोटेशनल में मास का काम कौन करता है? आई। माने कि मैं नहीं समझे, मैंने बोला लीनियर में मास का काम तो मास करेगा, रोटेशनल में मैं आई करेगा, बोलो है ना? इसका भी एक फॉर्मूला आएगा आगे चल के, mr²। क्या आएगा? अब m है तो m का यूनिट क्या आएगी? आई की m का kg, रेडियस का मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट आएगा, बोलो हाँ ना? तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो लीनियर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी है, हाँ है ना? तो अगर मैं बोलूं एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलूं? एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं हम L। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम इज P, तो एंगुलर मोमेंटम इज L, हाँ है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? L मतलब I। अरे यार लीनियर मोमेंटम में M इंटू V है ना, तो यहाँ एंगुलर में M का काम कौन करता है? I V के बदले ओमेगा। तो ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? अगर मैं करना चाहूं तो I का आएगा kg मीटर स्क्वायर और ओमेगा का आएगा रेडियन पर सेकेंड। अरे हाँ है ना? यही आएगा सर। इसका एक और यूनिट होता है, दैट इज जूल सेकेंड। क्या आता है? आपके एग्जाम में आ सकता है जूल सेकेंड। अब जूल सेकेंड कैसे होगा ये आप थोड़ा सा इक्वेट करोगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने? क्या इधर बात नहीं बेटे, जूल सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैसे आएगा क्या आएगा इसकी बात हम जब इसको स्टडी करेंगे ना डिटेल में, तो मैं चलूंगा यहाँ पे। क्लियर है? चलो सर अब इधर बेटे बात नहीं क्लियर है यहाँ तक? लीनियर मोमेंटम हो गया और एंगुलर मोमेंटम हो गया, बोला ना? अब अगर मैं बोलूं आपसे काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला? तो यहाँ होता है हाफ mv²। तो ये किसका है? लीनियर के लिए है। बताओ यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? रोटेशनल के लिए। हाफ m के बदले I, v के बदले। अरे यार तो ये सारे फॉर्मूले उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो कितना आसान है, बोलो हाँ है ना? तुमने v + 8 लगाया, यहाँ ओमेगा = लगा दोगे। आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसमें अलग क्या है ना? तो तुम्हें कुछ बातें समझ में आ गया, बोलो है ना? अब एक बात समझिए, मास में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या फर्क है? मोमेंट लगाने का मतलब क्या है? मोमेंट लगाने का मतलब कि वो रोटेशनल में किसमें आ गया? मैं मास को मास बोला लीनियर में, लेकिन यही मास अगर रोटेशनल में बात करो तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं बोल रहा हूं फोर्स। क्या बोल रहा हूं? अब इनर्शिया क्या होता था याद है? इनर्शिया और मास का डिफरेंस? इनर्शिया डिपेंड ऑन मास बट मास डज नॉट डिपेंड ऑन इनर्शिया, बोलो है ना? अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा था कि फोर्स में क्या बोला? तो जो लीनियर में फोर्स होगा
वो रोटेशनल में क्या हो जाएगा, फोर्स का मोमेंट। अरे भाई जो लीनियर में मास था रोटेशन में क्या हो गया, मास का मोमेंट। अरे उसे ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला। तो क्या रोटेशनल में फोर्स काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स को ही बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। घबराना बिल्कुल मत, बहुत आसान बोला ना। अब हम रिलेशंस करेंगे, क्या करेंगे, कुछ रिलेशंस करेंगे। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या समझना जरूरी है। पहला सेंटर ऑफ मास, क्या बोला मैंने। अब वो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या मैंने बोला, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास को मैं ड्राइव भी कराऊंगा, हाँ या ना। इसे अपनी बुक दिखाओ, दिखाओ। अब इस बुक को मैं यहां से ही पकड़ सकता हूं, यहां से ही पकड़ सकता हूं, यहां से पकड़ सकता हूं, यहां से। बट मैं चाहता हूं कि बुक स्टेबल रहे, क्या रहे, बुक स्टेबल रहे। और मैं किसी एक पॉइंट से इसे ऐसा पकड़ूं कि जो कैसा रहे, ये स्टेबल रहे, बढ़िया रहे। तो अगर मैं कहीं बीच में पकड़ लूं, मैं तो खैर कर नहीं पाता, बट कई ऐसे बच्चों को कर लेता हूं। देखो ये देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिससे पूरा मास क्या हो रहा है, स्टेबल है। देखो ना, ये ज्यादा इधर झुक रही है, ना ज्यादा इधर झुक रही है, और ना ये गिर रही है। अगर इसी पॉइंट को जहां मैंने रखा है, देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको, थोड़ा आगे पीछे हो जाऊं तो अनबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जिस पॉइंट पर मैंने इसे इस तरह स्टैंड कर लिया था, वही पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। क्या कहलाता है वही पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। क्लियर है। सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए। इसलिए पढ़ना है कि कोन होगा तो क्या होगा, सिलेंडर होगा तो क्या होगा। परंतु ये भी आपके सिर्फ ज्यादा यूज नहीं है। ज्यादातर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाते हैं डिफरेंट बॉडीज के। क्लियर है। अगर कंटिन्यूअस बॉडीज है, रिजिड बॉडी है, क्या बोला मैंने, हालांकि कोई बॉडी रोटेशनल मोशन तभी कर पाएगी जब वो कैसा हो, रिजिड हो। क्या हो, अब रिजिड मतलब सॉलिड। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। जो 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 सॉलिड है वो रिजिड नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो रिजिड हो। ऑल सॉलिड्स आर नॉट रिजिड। तुम्हारे बालों में जो रबर बैंड लगाते हो, हालांकि मैं भी लगाता हूँ, ये सॉलिड तो है परंतु क्या ये रिजिड है। देखो मतलब वो सॉलिड जिसमें इलास्टिक लिमिट आ जाए, क्या आ जाए, इलास्टिक है ना, मतलब कि वो चेंज कर सकता है ना, तो वो रिजिड नहीं है। और रोटेशनल मोशन की सख्त हिदायत क्या है कि भैया पार्टिकल या बॉडी कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो मैं उस पर भी काम करूंगा। फिलहाल आज मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है। अब देखो इधर आओ, आपने देखा होगा इस तरफ से ऐसा देखा था आर्क, ये थीटा होता था, ये एल होता था, और ये आर। पक्की बात है, देखा है, देखा है ना, गुड। आर क्या है, रेडियस। थीटा क्या है, एंगल। कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। कौन सा एंगल, पढ़ाया जाता होगा, कई लोग पढ़ाते होंगे, मैंने ही पढ़ाया होगा शुरू में। ये एल क्या है, आर्क लेंथ। क्या है, आर्क लेंथ में और लेंथ में फर्क क्या है, आर्क लेंथ में और लेंथ में फर्क क्या है। ये इस तरह से है, देखो लिखा, हाँ है ना। अब इसके बीच में आएगा ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट की, क्या कहेंगे, समझिए बात। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो भाई ना, तो बातों को थोड़ा समझोगे तो मजा आ जाएगा, बोलो ना। अब अगर ये सॉलिड एंगल है, अगर सॉरी अगर प्लेन एंगल है और ये आर्क लेंथ है, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर मैं इसे पूरा ट्रायंगल ही मान लूं तो क्या एल बाई आर इक्वल टू थीटा हो जाता है। क्या सही चीज पढ़ा रहा हूं, ऐसा होता है क्या। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या एल इक्वल टू आर इंटू थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही चीज पढ़ाया जाता है, हाँ या ना। तो मैंने कहा कि कुछ एजम्पशंस कर लो, क्या कर लो, और मान लो कि जो आपका ये आर्क लेंथ है ना, बेसिकली इसको मैं डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं, वैसे मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, तो मानने से तो आप मुझे रोक नहीं सकते, मान लो। चलो अगर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने एल को माना है तो क्या आपका एक्स हो जाएगा आर इंटू थीटा।
और ये पढ़ाया गया होगा सर्कुलर में भी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड, लिख भी दो इसे, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ ना, कह सकते हैं। अब मैंने कहा इसे डिफरेंशिएट करो, मैंने बताया था क्या है जो साथ नहीं छोड़ती, समय। तो समय के साथ क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड। तो यह जगह dx बाई आर डी थीटा बाई dt। अभी dt मैंने r में क्यों लगाया, थीटा में क्यों लगाया, कि r कांस्टेंट है। हाँ है ना, तो बताया था dx dt क्या हो जाता है, v d थीटा dt क्या होगा, ओमेगा। v इक्वल्स टू r ओमेगा। इसे क्या बोलोगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है बेटे। मैंने कहा एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, सर क्यों कर दूं, मैंने कर दे रहा है, कर दे, कभी कर दिया कर, मेरी बात मान लिया कर। एक बार और कह रहा कैसे डिफरेंशिएट कर दूं, मैंने कहा समय का इस्तेमाल कर, वापस क्या लगाओ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dv बाई आर डी ओमेगा बाई, क्या ये a हो जाएगा, क्या ये r, क्या ये अल्फा होता था, ये क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड, बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो हाँ ना। हाँ मैं तुम्हें यहां से ज्यादा दिखाऊंगा, क्लियर है। ये बातें समझ में आ रही है, हाँ या ना। याद रहे कि आपको लीनियर एक्सेलरेशन दे के, रेडियस दे के आपसे अल्फा निकलवाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आ रही है, हाँ या ना। तो कतई भी इस गलतफहमी मत रहना कि इसका इस्तेमाल नहीं होगा, है इसका इस्तेमाल, समझ में आई बात। मैं बोल दूंगा कि मान लो कि अल्फा कुछ दिया हुआ है, हाँ है ना, और रेडियस कुछ दिया हुआ, तो ए निकाल लो। मैंने बोला ए दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ, ए दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, अल्फा निकाल लोगे। तो अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, बस समझ में आ रही बात। तो यहाँ से निकाल लोगे क्या है, ओमेगा क्या आएगा बताओ। तो यहाँ से ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू एक्स। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और सर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, क्या बोला मैंने, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हम वो भी करते हैं क्या सर, मैंने कहा कर तो सकता है लेकिन थोड़ा ना तेरे साथ मिसमैच हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कई लोग करते क्या है, जो मैंने पहले ही बताया था, कई लोग करते क्या है कि a इक्वल्स टू आर अल्फा है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा। मतलब कि लीनियर वाला लेफ्ट में रखो और एंगुलर वाला राइट में और r से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि p इक्वल्स टू आर अल्फा, क्या ऐसा है? मत कर देना, बिल्कुल मत कर देना, फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। बोलो हाय ना। क्लियर आ रही है? सिखा दूंगा, उसका भी सिखा दूंगा, बस वेट करो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? तो फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या बोला मैंने? तो मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं फोर्स इक्वल्स टू आर और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क, टाउ, तो क्या ऐसा आ जाएगा? ये भी गलत है। बात समझ में आ गई? हमने डिराइव किया है। क्या किया है? बात समझ आ गई? तो रट्टाफिकेशन मत करना। क्लियर? चलो अब सुनो, जो आपका टॉर्क आता है ना, सुनो ध्यान से आज, जो आपका एंगुलर मोमेंटम, अगर ये L है, क्या है? अगर मैं दो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम
एंड लीनियर मोमेंटम, मैंने कहा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इज एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। बात समझ आ रही है? Yes. सुनना, तो मैं कह दूं अगर कि रिलेशन बिटवीन फोर्स, क्या बोलूं, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या बोलूं, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहते हैं, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क आ जाएगा, बोलो है ना, इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आए ना? इस क्रॉस का मतलब क्या है? नॉर्मल मल्टीप्लाई है या कुछ और? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि आपका आर भी वेक्टर है और पी भी, और आपको अच्छे से बताया है कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो समान मल्टीप्लाई नहीं होगा, या तो डॉट या तो, और ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बोलो है ना, तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यहाँ टॉर्क भी क्या होगा, वेक्टर होगा। क्लियर है? इसीलिए कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ है ना? मैंने एक चीज और पढ़ाया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, याद आया? Yes, sir. तो कोई अगर इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दे एफ क्रॉस आर, तो क्या ये सही है? नहीं, sir. ये गलत है, क्योंकि इसका सही क्या हो, मतलब मैग्नीट्यूड तो सही आएगा पर क्या सही नहीं आएगा, डायरेक्शन। अब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर है, तो अगर आपके सवाल में मैग्नीट्यूड सही निकाल लिया और डायरेक्शन गलत, तो भी सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी दैट मस्ट इक्वल्स टू माइनस का बी क्रॉस ए। अब तो दे कि टॉर्क इक्वल्स टू माइनस का एफ क्रॉस आर, तो ये सही है। हाँ है ना? इसमें तुम्हें एक चीज पढ़ाया जाएगा कि आर जो है मस्ट बी परपेंडिकुलर, कैसा होना चाहिए, रेडियस परपेंडिकुलर होना चाहिए। करेंगे इस पे बात, तो बात समझ में आ रही है? तो सर ये कैसे प्रूफ कराओगे, ये कब प्रूफ कराओगे बेटा? हाँ बिल्कुल, ये भी प्रूफ होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा बताते हैं बेटा। मेरा जो है ना वो पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है ना? हमने सीधा सीधा ज्यादा पढ़ाया है ना, उल्टा उल्टा कम पढ़ाया है। अब बाकी का सीधा मेरा उल्टा होता है, मतलब कि मेरा सीधा उनका उल्टा होता है ना, मतलब कि बाकी लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी से, फिर डिराइव करेंगे, फिर न्यूमेरिकल। मैं उल्टा करता हूँ, कभी अगर मुझसे पढ़ा हो पूरा तो मैं न्यूमेरिकल पहले करा देता हूँ, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूले बता के, फिर उस पर ड्राइव करेंगे ना तो आसान हो जाता है। ठीक है, अपना अपना तरीका है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको टॉर्क, तब आपको इतना पता लग गया यही मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, और मोमेंट ऑफ फोर्स होगा इसका मतलब कि नॉर्मल फोर्स को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया? और क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क मतलब वेक्टर है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, मतलब कि क्रॉस ही करना पड़ेगा। और क्रॉस ही करना पड़ेगा, बता दिए बात? Yes, sir. अच्छे से पढ़ाया बात नहीं देखा तो क्रॉस या डॉट मैंने डाला हुआ है, आप वर्क पर जाके देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब शुरुआत कैसे करोगे, है ना, मैं बताता हूँ। मान लो कि मैंने बताया कि रिजिड बॉडी, क्या बोला मैंने, Rigid body. अभी मैंने चर्चा करी है व्हाट इज रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होता है? ऑल सॉलिड बॉडी आर नॉट बी Rigid body. रिजिड, बट ऑल रिजिड बॉडी आर सॉलिड। ये बात ध्यान में, एक आध का एक्सेप्शन हो जाए तो मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञानवान मैं हूं नहीं। क्लियर है? पर जितना मुझे ज्ञान है उतना दे रहा हूं। सो रिजिड बॉडी का मतलब क्या सुनना कि अगर एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है ना, तो दो पार्टिकल के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, तो रिजिड बॉडी होगी। वो ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, Break हो जाए। और खींच ना पाए, जैसे ईंट को आप तोड़ सकते हो भाई, आप खींच नहीं सकते, आप स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं कर सकते। वो रिजिड है। बोलो हाँ ना यार, जो चीज टूट जाए खींचे ना, अरे भाई तो सॉलिड वही है। क्लियर है? Yes. सॉलिड और रिजिड वही है। क्लियर है?
सॉलिड और लिक्विड में फर्क होता है, बिल्कुल होता है। आप कुछ दिन बाद पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और देखोगे कि हाँ अगर सॉलिड को सफिशिएंट एनर्जी दी जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, तो वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा क्या करता है बताओ, स्ट्रेच भी करता है और कंप्रेस भी करता है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह पढ़ेंगे, क्लियर है? हाँ है ना? हाँ, फिल्मों में कहते हैं ना कि हर कोई बिकता है, बस उसकी सही कीमत लगाओ, है ना? हाँ, मुझे नहीं पता इंसानों का, खैर इंसानों तो बिकी जाते हैं पर फिर भी रिजिड बॉडी, क्लियर है? तो रोटेशनल मोशन पढ़ने के लिए बॉडी कैसे होनी चाहिए? रिजिड बॉडी, है ना? अब सर हम रोटेशनल मोशन क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अब रोटेशनल मोशन में डिफरेंट बॉडी जो है, डिफरेंट पार्टिकल जो है, तो एक बॉडी, उस बॉडी में बहुत सारे क्या है पार्टिकल, हाँ है ना? अब हर पार्टिकल का बहुत लॉजिकली सोचना, अब वो घूम रहा है, क्या कर रहा है? तो जो पहले था जो बाद में है उसका पार्टिकल का डिस्टेंस सेम नहीं है, मैंने भी दिखाया प्रूफ करके। तो हमको सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, ऐसा बताया जाता है कि जो टोटल बॉडी, जो बॉडी है ना पूरा, उस बॉडी का टोटल मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, बोलो है ना? तो बताओ कि ये पॉइंट कहाँ है, जानने की कोशिश तो करोगे ना? वही मैं प्रूफ करूंगा वो कहाँ है। मैं मान लो ऐसे अनंत में, क्या है? अनंत है, क्या अनंत है? पार्टिकल। अब अनंत पार्टिकल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां अनंत पार्टिकल का मास इकट्ठा होगा, बोलो है ना? हमें वो पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट, भाई 2D है ना, कि x में कितनी दूर, y में कितनी दूर। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास को प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए क्या होता है ना? फिर हम थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग चलेंगे कि लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा। अच्छा एक बात और कर लेता हूं, जाते हैं सुन ले, थोड़ी सी बात तुमसे जरूरी है। इधर न्यूटन सेकेंड लॉ सबको आता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ये दोनों बॉडी में काम करता है, मतलब लीनियर के लिए भी काम करेगा और रोटेशनल के लिए भी, बोलो हाँ ना? तो F इज इक्वल टू डी पी बाई, याद आया? तो यहाँ F को क्या आता है? टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, बोलो हाँ ना? P के क्या आएगा? L एंगुलर मोमेंटम यूनिटी, बोलो हाँ ना? ये दोनों में काम करते हैं कौन? न्यूटन भाई साहब, बोलो है ना? अब बताओ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट मैंने कह दिया, क्या कह दिया? P इज कांस्टेंट। तो जैसे ही मैंने P कांस्टेंट कर दिया ये F जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है? जीरो। अरे बोलो है ना? सो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। कब? जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो। अब अगर मुझे कब टॉर्क जीरो होगा? जब L इज कांस्टेंट। जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या कांस्टेंट हो जाएगा, सो टॉर्क बिकम्स जीरो। ये बात कुछ नया बताने की आवश्यकता तो नहीं है, ये बेसिक में ऐड कर लूं मैं। अरे फर्स्ट डे पे मैं सिर्फ क्या दे रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसका भी मैं फिजिकल अपीयरेंस पढ़ाऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किस तरह से काम करेगा, है ना? मैं बस बता रहा हूं मोटा मोटी कि क्या पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? फिर मैं ग्रेविटेशन भी डालूंगा धीरे धीरे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है और फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है?